सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है ब्लू घोस्ट के बारे में। तो कल और आज दोनों के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यू जंपिंग स्पाइडर स्पीसीज साइंस एंड टेक का टॉपिक है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कंसेप्ट है साइंस टेक का। प्लानिटरी परेड क्या आती है साइंस टेक है। थ्री लैंग्वेज फार्मूला पॉलिटी प्लस सोसाइटी कंटेक्स्ट में है। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पॉलिटी का टॉपिक आपका फ्रेम हो जाता है। मैपल सिरप यूरिन डिजीज साइंस टेक का है। डीएनए मिथाइलेशन साइंस टेक का है। पीएम 2.5 पोल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया ज्योग्राफी का टॉपिक है। अमीनो फिश या एनवायरमेंट का टॉपिक है। हाई सेलिनियम लेवल इन जनरल प्रीलिम्स का टॉपिक है। डीएनए मिथाइलेशन ये देखोगे तो साइंस टेक का टॉपिक है। और फिर जो मैं आपको मेंस का क्वेश्चन देता हूँ दैट विल बी देयर। तो संडे के टॉपिक्स भी आज ही कवर हो जाएंगे। ये सैटरडे को मैंने जो आपको ऐसे का टॉपिक दिया था, तो आप प्लीज़ इसको लिखें और आप यू कैन बी पार्ट ऑफ आकलन प्लस अपना आंसर के एवेलुएशन के लिए। एंड इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है। तो यहाँ पे ये पूरे के पूरे कोर्सेस हैं जो प्रीलिम्स 2025 के लिए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्रैश कोर्स है इसका बैच 2 है, उसके लेक्चर्स ऑलरेडी काफ़ी सारे अपलोड हो गए हैं 60 के आसपास। तो आप लोग प्लीज़ गो थ्रू हो जाएं। और प्लस PT 730 है, उसको भी अगर आप अलग से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी क्रैश कोर्स में PT 730 इंक्लूडेड है। टेस्ट सीरीज साइंस टेक पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक है। क्रैश कोर्स के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। तो सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर जो मैं है इस पर मैसेज कर सकते हैं। APFC का कोर्स है, इस पर अभी वीडियो लेक्चर 5 मार्च से आई विल अपलोड है ना। और ये डेट 5 मार्च से है। 5 मार्च से जो है वो आपका शेड्यूल और आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और ये आपकी वेबसाइट है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है, इन अ फर्स्ट प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट लैंड अपराइट ऑन मून। देखो क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। किस में इंक्रीज़ कर रहा है? बेसिकली जो यू कैन से कि स्पेस टेक्नोलॉजी का जो एरिया है उसमें। तो यहाँ पे एक कंपनी जिसका नाम फायर फ्लाई एरोस्पेस करके है। तो अब उसका जो यू कैन से कि उसका जो एक स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम ब्लू घोस्ट स्पेस क्राफ्ट है। ब्लू घोस्ट स्पेस क्राफ्ट की बात करता है। तो जो स्पेस क्राफ्ट है और उसी के तहत जो ब्लू घोस्ट मिशन है, तो उसने लैंड किया है मून के अंदर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन स्पेस सेक्टर पे इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो चीज़ एक नज़र आती है। और जो ब्लू घोस्ट की बात करें तो ये एक तरीके से इसने नीचे जो टच किया है वो मॉन्स लाट्रिले है। एक वहाँ पे वॉल्केनिक फॉर्मेशन हुआ था मैरे क्रीसियम करके जो एरिया है। और किस टाइम पे आप कह सकते हैं ये अराउंड टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड याद नहीं रखना है। अब इसमें क्या है, जो ब्लू घोस्ट लैंडर है उसकी जो साइज़ है हिप्पोपोटामस के बराबर थी। ब्लू घोस्ट जो है वो उसका पर्पस क्या है, क्योंकि कोई चीज़ लैंड करती है तो लैंड जो है लैंडर जिसे हम कहते हैं। और इसमें क्या है कि वो पूरा जो सॉइल है उसको एक्सेस करेगी और उसका जो यूटिलाइजेशन है ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम और इन सब के लिए उस चीज़ को भी देखा जाएगा। सो बिल्डिंग अपॉन ब्लू घोस्ट सक्सेस की अगर बात करें तो यहाँ पे ये एक तरीके से क्या है कि जैसे अभी एक कंपनी सक्सेसफुल होगी दूसरे को मोटिवेट करेगी, डिपेंडिंग अपॉन इस पर कमर्शियल किस तरीके से है, रेवेन्यू किस तरीके से है। और धीरे धीरे दूसरी कंपनीज भी जो है वो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे इंट्यूटिव मशीन करके है वो लाइक इट्स केयरिंग अप टू लॉन्च इट्स IM2 मिशन करके है। तो वो मिशन जो आपका है IM2 मिशन है, तो वो एक मिशन अभी जल्द लॉन्च होगा तो कि दूसरी प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाएगा। दूसरा, नासा के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। बड़े प्राइवेट कंपनी मान लो स्पेस एक्स एक तरफ है, दूसरी जो छोटी कंपनीज हैं और छोटे लेवल पे जो है वो काम कर सकती हैं। भारत के अंदर भी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़े। रिसर्च टीम ने डिस्कवर किया 2 स्पीसीज़ जो हैं जंपिंग स्पाइडर्स की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है दैट इज धरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वहाँ पे 2 स्पीसीज जंपिंग स्पाइडर की डिस्कवर हुई हैं। एक तो है एपिडेलेक्सिया फैल्की फॉर्मिस करके है और एपिडेलेक्सिया पॉलिस्ट्रिस करके है। तो ये 2 आपकी स्पाइडर्स हैं और ये आप कह सकते हैं कि किस जीनस से बिलोंग करती है, दैट इज़ एपिडेलेक्सिया। देखा जाए तो रिसर्च जो है कंडक्ट की गई थी बाय कोलैबोरेटिव टीम। अलग अलग जगह की जो टीम है उन्होंने जो है इस पे रिसर्च की। पॉइंट क्या आपको समझना है कि यहाँ पे सिर्फ यू नीड टू नो, एक तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है दैट यू शुड नो, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो जंपिंग स्पाइडर्स हैं इसके बारे में ब्रीफ में आपको पता होना चाहिए। तो जो नई स्पीसीज़ है वो डिस्कवर कहाँ हुई हैं, लाइक डिस्कवर ड्यूरिंग फील्ड एक्सपीडिशंस, मतलब जो मूवमेंट हो रहा था उस बेसिस पे उन्होंने ये जो है डिस्कवर आपकी की है। और वेस्टर्न घाट का है, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे इसको जो है देखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्सन इन न्यूज़ है, इसमें हिम्मत शाह है। और देखो ये हिम्मत शाह है, ये अब हमारे बीच नहीं रहे हैं।
और इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट थे। टेराकोटा आर्ट और दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उस पे इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। तो ये थोड़ा सा आप ज़रूर से अपने हिस्ट्री के उसमें देखना। टेराकोटा आर्ट है जो क्रूड फॉर्म में जो खिलौने टाइप बनते थे, तो उन्हें टेराकोटा आर्ट बोलते थे। दूसरा ये आप दूसरी चीज़ आप देखो कि अदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, मतलब जिससे रिलेटेड आपका टेराकोटा आर्ट था, वहाँ से ही ये चीज़ें जो है सामने आपकी आई हैं। मतलब उनके द्वारा इसमें ही काम किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, एक टॉपिक आता है साइंस एंड टेक का, दैट इज़ आइंस्टाइन रिंग। आइंस्टाइन रिंग क्या है? दूसरा एक चीज़ और देखना है, वो है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है और आइंस्टाइन रिंग क्या है। तो एक प्रीलिम्स का प्रश्न बन सकता है इसमें। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग अगर आपसे पूछा जाए तो कहा जाता है कि जैसे मान लो कोई भी लाइक जैसे बड़ी कोई गैलेक्सी है या कई ग्रुप ऑफ गैलेक्सी है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ना, और उसके चार इधर आसपास जो है अगर देखा जाए तो मान लो गैलेक्सी है या फिर ग्रुप ऑफ गैलेक्सी है। गैलेक्सी का मतलब उससे तो मिलियंस ऑफ स्टार्स होंगे, बहुत मतलब बड़ी चीज़ होगी, बहुत हाई मास होगा। अब क्योंकि हाई मास होगा तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इतना क्रिएट कर सकता है कि ये कोई भी लाइट जो उस ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी उसको डिस्टॉर्ट कर सकता है, डिस्टॉर्ट कर सकता है। तो इससे क्या है कि जैसे अगर आप यहाँ से देखोगे, मान लो आप अर्थ पे हो, अब अर्थ पे जो लाइट आ रही है, जैसे ये आपकी गैलेक्सी है, काफ़ी सारी गैलेक्सी है। अब ये क्या है कि जैसे यहाँ पे यू कैन सी ये लेंस्ड गैलेक्सी इमेज देखा जाए तो जैसे ये तो है और ये इतना बड़ा आपको दिखेगा। जैसे लेंस में किसी चीज़ को देखोगे ना तो वो बढ़िया दिखेगा। तो ये जो लाइट है, इस लाइट के डिस्टॉर्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, और डिस्टॉर्शन मतलब उसमें जो बदलाव आपका हो रहा है, तो ये जो डिस्टॉर्टेड लाइट है, इसके पीछे जो रीज़न आप देखेंगे वो क्या है वो है गैलेक्सी जिसका बहुत हाई मास है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कई सारी जैसे लाइट्स अलग अलग तरीके से, तो उसको डिस्टॉर्ट करके आपको ये जो है थोड़ा बड़ा दिखेगा। लाइक ये अगर देखोगे, दिस इज़ अ डिस्टॉर्टेड इमेज बिकॉज ऑफ द डिस्टॉर्टेड लाइट। तो ये जो एक यूनिवर्स के अंदर ये जो फेनोमेना होता है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। और पॉइंट क्या समझना है कि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड जो जनरेट होता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है या गैलेक्सी है, और इसमें जो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मास होगा, क्योंकि गैलेक्सी है, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है, और वो लाइट को डिस्टॉर्ट करेगा। तो ये थोड़े से पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है कि दिस अफेक्ट इज़ डीपली रूटेड डीपली इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। स्पेस टाइम जो फैब्रिक है उसमें आपका है। और दूसरा ये भी है कि इट एक्ट एज अ कॉस्मिक मैग्नीफाइंग ग्लास। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, तो उसमें चीज़ों को आप देखते हो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखोगे तो बड़ा दिखेगा। तो ये जो फेनोमेना होता है जैसे लाइट का डिस्टॉर्शन होता है, तो उसमें बेसिकली आप देखोगे कि जो चीज़ें हैं वो आपको द ऑब्जेक्ट विल बी ऑफ थोड़ा सा बड़ा रहेगा, बड़ा इन द सेंस कि एक डिस्टॉर्टेड सी इमेज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सो जो लाइट्स हैं, लाइट फ्रॉम द बैकग्राउंड गैलेक्सी इज बेंट। जैसे मान लो कि जैसे बैकग्राउंड ये है, बैकग्राउंड जो गैलेक्सी है उससे जो लाइट आ रही है वो क्या होगी, बेंट होगी अराउंड द मैसिंग फॉरग्राउंड ऑब्जेक्ट। अब क्या है कि जो लाइट है ये बहुत सारे मल्टीपल इमेज है या आर्क का फॉर्मेशन करेगी, जिसे आइंस्टाइन रिंग्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप समझो कि जैसे ये है और ये बैकग्राउंड से एक दूसरी गैलेक्सी है, यहाँ से जो लाइट आएगी तो वो लाइट डिफरेंट टाइप्स की आर्क्स का फॉर्मेशन करती है, अलग अलग आर्क, या है ना, आर्क है या इमेज, इस टाइप से मल्टीपल इमेज आर्क, इस टाइप का क्रिएशन होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आइंस्टाइन रिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए आइंस्टाइन रिंग किससे रिलेटेड है, तो आपको क्या आंसर करना है, दैट इट इज़ रिलेटेड विथ ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग है उससे ये रिलेटेड है। और ये क्या कर सकता है कि इस फिनोमेना के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, और बहुत सारी जैसे इवन डार्क मैटर के बारे में भी हमें कुछ ना कुछ जानकारी जो है इसकी वजह से बनती है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग कई प्रकार की हो सकती है, स्ट्रॉन्ग, वीक एंड माइक्रो। स्ट्रॉन्ग लेंसिंग की बात करें जहाँ पे ऐसी जगह पे जहाँ पे मास हाईली कंसंट्रेटेड होता है, इसमें मल्टीपल इमेजेस मतलब मल्टीपल आइंस्टाइन रिंग बन सकते हैं। वीक लेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बैकग्राउंड गैलेक्सीज है वो डिस्टॉर्शन में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे भी वीक लेंसिंग का इस्तेमाल डार्क मैटर के को जानने के लिए हो सकता है। एक माइक्रो लेंसिंग होता है, इसमें स्मॉलर मास होता है, जैसा लाइक इंडिविजुअल स्टार। तो पॉइंट क्या समझना है कि जो मास है, मास इवन इंडिविजुअल स्टार का भी आप मास देखोगे बहुत हाई होगा, और उसका ग्रेविटेशनल फील्ड कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट द लाइट।
तो यहाँ पे जब इंडिविजुअल स्टार्स की वजह से ऐसा होता है तो माइक्रो लेंसिंग। बैकग्राउंड गैलेक्सी की बात करें तो वहाँ वीक लेंसिंग। दूसरा सिग्निफिकेंट मास कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो वहाँ पे यू विल फाइंड अ स्ट्रॉन्ग लेंसिंग देखने को मिलता है। तो रिसेंटली जो है यूक्लिड जो स्पेस मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, उसने आइंस्टाइन रिंग को देखा है अराउंड कहाँ पे, गैलेक्सी NGC 6505 ये है। तो अगर ये ध्यान रखना है कि NGC 6505 रिसेंटली न्यूज़ में तो था, क्या है, गैलेक्सी है, और इसके अराउंड जो है आपको आइंस्टाइन रिंग जो है वो आपका ऑब्जर्व किया गया है। अब एक और चीज़ भी ध्यान रखना है कि एक आपका एल्टीरी रिंग आपसे पूछा जाए क्या, तो एल्टीरी एक प्रकार के आप कह सकते हैं कि मतलब एक एस्ट्रोनॉमर थे, और उनके सम्मान में, क्योंकि उन्होंने एक आइंस्टाइन रिंग को ऑब्जर्व किया था, तो उनके सम्मान में ही एक जो रिंग है उनके नाम पे रखा गया था, तो एल्टीरी रिंग उसको बोलते हैं। वो भी एक क्या है, आइंस्टाइन रिंग है। नेक्स्ट देखते हैं प्लानिटरी परेड आपसे पूछा जाए। प्लानिटरी परेड क्या है? प्लानिटरी परेड का मतलब होता है कि एक ही जो अलाइनमेंट है ना डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स का, वो एक साथ रहता है। ये बहुत ही रेयर होता है कुछ ऐसा, मतलब क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। जैसे मान लो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये सन है, सन के अराउंड आपका एक तरीके से ऐसा परेड सा ना एकदम लाइन से सारी चीज़ें, तो कुछ ऐसा क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट है जैसे ये है, और इसके अराउंड ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में जितने भी ये घूम रहे हैं, तो एक टाइम कभी बनता है ना, वो डिपेंडिंग ऑन सम कैलकुलेशन, जिसमें ये पूरा का पूरा अलाइन हो सकते हैं। तो अभी जैसे कुछ समय पहले था, आप शायद 2040 में देखने को मिलेगा। ये परेड कई प्रकार की हो सकती है, जैसे सिंपल परेड में 3-4 होते हैं, ग्रांड परेड में 5 और मोर देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही रेयर फेनोमेना जो है देखने को मिलता है। दूसरा इसके पीछे जो रीज़न मैंने आपको बताया कि जो इलिप्टिकल पाथ होता है, एक तो सर्कुलर एक इलिप्टिकल, जैसे एग होता है ना, एग का शेप क्या है, तो वो ऐसा पूरा गोल तो नहीं होता ना, तो ऐसा इलिप्टिकल टाइप होता है। तो प्लैनेट ऑर्बिट इन इलिप्टिकल पाथ, और वो क्या है कि उनका अलाइनमेंट, उनका जो रिलेटिव पोजीशन है वो अलाइन करता है। प्लानिटरी जो परेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर सिग्निफिकेंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए देखा जाए तो बहुत ही सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द स्टूडेंट एंड 3 लैंग्वेज फार्मूला, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने तमिलनाडु के केस में डिस्कस भी किया था, तो तमिलनाडु के पर्टिकुलर केस तो नहीं डिस्कस करेंगे, बट हाँ यहाँ से एक टॉपिक बन जाता है। तो इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है कि देखो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और अब जब आप 3 लैंग्वेज की बात करते हो ना, कि आप एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज को पढ़ने के लिए बोल रहे हो, उसकी बजाय क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है रादर देन लैंग्वेज पे फोकस करने की ज़रूरत है। ये चीज़ कही गई है कि अगर लैंग्वेज के माध्यम से आप किसी कंटेंट को समझते हैं, तो लैंग्वेज पढ़ने का बेसिस ना हो के जो कंटेंट है वो पढ़ने का बेसिस बने। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और सेंटर स्टेट दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। तो इस पर इन्होंने कुछ आर्गूमेंट्स जो हैं वो दिए हैं। अब नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें आप कह सकते हैं कि 3 लैंग्वेज फार्मूला की भी बात की गई। मतलब एक तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला जो पहले कोठारी कमीशन में दिया था, इस पे थोड़ा सा डिफरेंस है, और इस पर हमने चर्चा भी पहले कर रखा है। तो यहाँ पे 3 लैंग्वेज है, और 3 लैंग्वेज है उसमें आप कह सकते हैं कि जो चॉइस है दैट इज़ इन द हैंड ऑफ स्टेट इटसेल्फ, वो जैसे चूज़ कौन सा करना चाहता है। 3 लैंग्वेज के माध्यम से कहा गया कि जो एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी, आप एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज जानते हो तो जहाँ वो लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी लैंग्वेज का एक महत्वपूर्ण रोल है, आप उसको अपने से अलग जो है वो नहीं देखते हो। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के माध्यम से ही आप नॉलेज को गेन करते हो, पढ़ते हो, किसी भाषा को समझते हो, उसमें उस भाषा में लिखे कंटेंट को आप समझते हो। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, एआई का जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो लेस सिग्निफिकेंट होगा। क्यों? एआई के माध्यम से, दूसरे जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपकी लैंग्वेज या दूसरी लैंग्वेज को ईजिली कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप जैसे मान लो अगर आपको यूएस जाना है, इंग्लिश, तो आपके लिए आसान होगा। चाइना के पास मतलब स्किल तो उसके पास भी है, बट डिसएडवांटेज क्या है कि वो इंग्लिश में इतने कंफर्टेबल नहीं आपके रहते हैं। सो टेक्नोलॉजी का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है, मतलब लाइक टेक्नोलॉजी जो है इट इवॉल्व, इट कैन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अगर देखा जाए एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो है चीपर होगी, वाइड स्प्रेड होगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर देखा जाए बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हो। दूसरा ये भी कहा गया है कि जो लैंग्वेज स्किल को कॉग्निटिव एबिलिटी से भी जोड़कर देखा गया है। तो यहाँ पे एक प्रूफ नहीं है कि क्या मल्टीपल लैंग्वेज जो है आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है क्या उसको बढ़ाएंगे कि नहीं, इस पर ऐसा कोई रिसर्च नहीं है। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मतलब एक्स्ट्रा लैंग्वेज पढ़ने से जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, चीज़ों को सोचने समझने की जो क्षमता है वो और बढ़ेगी, तो ऐसा कोई रिसर्च आपकी नहीं। थर्ड लैंग्वेज जो है वो क्या है कि इम्प्रूव कर सकती है। जैसे मान लो आप कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज आप ऐड कर रहे हो, तो उस लैंग्वेज को बोलने वाली जो कम्युनिटी उसके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सकता है। लाइक मान लो कि अगर तमिल स्पीकर्स हिंदी को सीखते हैं, तो व्हेन दे ज्वाइन इंडियन आर्मी
बट मतलब एक कम्युनिकेशन हो जाता है, मतलब अगर आप किसी भाषा को एक्स्ट्रा जानते हो तो दूसरे उसी भाषा को बोलने वाले लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। दूसरा, एक लैंग्वेज होती है तो उसमें अगर सभी लोग उसको थोड़ा थोड़ा भी बोलें तो उसमें एक नेशनल इंटीग्रेशन भी हो सकता है, मतलब कनेक्टिविटी बैठती है कि ठीक है ये लैंग्वेज हमसे अलग नहीं है। बट उस पॉलिटिकल लेवल पे देखोगे तो उसको एक बेसिस ऑफ आइडेंटिटी भी बनाया जा सकता है। लैंग्वेज को लेकर पहले 1960s में भी काफ़ी मूवमेंट खासतौर से तमिलनाडु में देखने को मिला है। सो यहाँ पे कहा गया कि फोकस ऑन क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग। सो इंस्टेड ऑफ एडिंग एन अदर लैंग्वेज करिकुलम में, तो फोकस जो है वो क्या होना चाहिए, टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने में होना चाहिए। सो ये है विथ लिमिटेड टाइम स्कूल्स, ये है ना इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड, अगर थर्ड लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इससे क्या है कि इट कुड डाइल्यूट द टाइम एंड रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर टीचिंग कोर सब्जेक्ट्स। तो जैसे अगर किसी बच्चे को पढ़ना है, अब उसको एक लैंग्वेज भी एक्स्ट्रा पढ़नी है, तो जो साइंस मैथ्स और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है उसको लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे के लेवल पे देखोगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा सिलेबस का एडिशन है, उसको ये नहीं समझेगा कि मैं नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कर रहा हूँ, क्या है, फेल होगा अब दोबारा एग्जाम देना, ये सब चीज़ें हैं, तो उसके लिए तो एक पढ़ने का रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हमें फोकस ऑन क्वालिटी टीचिंग पे करना चाहिए या फिर एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज को हम ऐड जो है वो करते हैं। और दूसरा ये भी है कि किस तरीके से अगर आप तीसरी लैंग्वेज करते हो तो जो क्वालिफाइड टीचर्स की अवेलेबिलिटी किस प्रकार से है, वहाँ पे उस लैंग्वेज से रिलेटेड अवेलेबिलिटी भी तो होना चाहिए, तभी तो टीचर्स पढ़ाएंगे। फिर एक फाइनेंशियल बर्डन भी होगा हायरिंग थर्ड लैंग्वेज टीचर को, अगर आप देखते हो तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लस फाइनेंशियल बर्डन भी इंक्रीज होगा। लैंग्वेज जो है एक पावरफुल एंकर हो सकते हैं, मतलब कल्चरल वैल्यू की बात करें, नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने की बात करें, एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्स कल्चर की बात करें, अलग अलग जो कल्चर उसको जब हम रेस्पेक्ट की बात करते हैं। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स में की बात अगर किया जाए तो इंग्लिश की ज़्यादा जो आप मार्केट में रिक्वायरमेंट है, अगर कोई ऐसा नॉर्मल लैंग्वेज तो उसका इतना डिमांड मार्केट के लेवल पे नहीं होगा। पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स हैं, दे हैव एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की है विद इन द स्टेट, एंड यहाँ पे मान लो कि ऐसी स्थिति में वो थर्ड लैंग्वेज जो है मे बी उनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट ना हो, तो उसकी जगह वो दूसरा कुछ पढ़ के जो एक स्किल है उसको एक्वायर करना चाहेंगे। सो पॉलिटिकल लैंडस्केप सराउंडिंग दिस इशू इज कॉम्प्लेक्स, इट इज़ एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज दैट द डिबेट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टॉपिंग हिंदी पोजिशन बट ऑल्सो जो मतलब ये भी कहा गया कि इंग्लिश की स्टेटस को भी प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। ये व्यू पॉइंट है, मतलब जो कहना चाह रहे हैं वो इसको भी सामने जो है अपना रख रहे हैं। दूसरा कहा गया कि ऑफरिंग हिंदी एज एन ऑप्शनल लैंग्वेज, तो यहाँ पे ये एक सोल्यूशन हो सकता है, मतलब अगर हिंदी को एक ऑप्शनल लैंग्वेज एज ऑप्शनल थर्ड लैंग्वेज के रूप में रखा जाए तो इससे क्या है कि जैसे मतलब एक अगर आप कंपल्सन करेंगे तो मे भी सब लोग एक्सेप्ट ना करें। मतलब हिंदी को सब पढ़ने को बोला जाए, एक्स्ट्रा पढ़ाई मतलब स्टूडेंट लेवल पे बढ़ेगी, प्लस एक पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होंगी उनको भी एक डिवीज़न क्रिएट करने का मौका मिल जाएगा कि देखो बाहर से जो है हम पे एक्स्ट्रा जो लैंग्वेज है वो प्रमोट की जा रही है, और उसमें एक कन्फ्लिक्ट की स्थिति भी जो है पैदा हो सकती है। तो ये एक आर्गूमेंट है, जैसे जो भी अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर सेंट्रल स्टेट के बीच में खासतौर से तमिलनाडु में जो डेवलपमेंट हो रहा है उस कंटेक्स्ट में ये बातें आपके माइंड पे जो है वो होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वेयर द ऑब्जेक्शंस टू न्यू एडवोकेट बिल, ये देख लेते हैं। संडे का टॉपिक भी हम आज ही कवर कर लेते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है दैट इज़ अगेन रिलेटेड विथ पॉलिटी से रिलेटेड आपका है। तो अब एडवोकेट अमेंडमेंट बिल की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पहले से जो एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961 है उसको थोड़ा सा उसमें चेंजेस करना, आज जो प्रेजेंट चैलेंजेस है उनके तहत उस पर थोड़ा सा बदलाव करना। दूसरा, ये जो एडवोकेट बिल ऑफ 2023 उसको फॉलो अप करते ही आगे चीज़ें बढ़ी हैं। और मेनली क्या है कि ठीक है, तो जो लीगल प्रोसेस हैं आप कह सकते हैं, जो लीगल प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करना। देखो लीगल प्रोसेस में अगर स्ट्रीमलाइन होगा तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। जो लीगल प्रोसेस अगर हमारा आप कह सकते हैं कि एकदम वेल स्टैब्लिश्ड है तो यहाँ पे ये एक बेनिफिट ज़रूर से रहेगा। दूसरा क्या है कि दूसरा इसमें कर्बिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ टाउट्स का मतलब टू ट्राई टू परsuade पीपल दैट समबडी समथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल बाय प्रेजिंग दैम। तो ये भी एक चीज़ है, किसी को मतलब प्रेज करके और फिर शो करना कि ये बहुत अच्छा है, तो ये किसको कैसे रोका जा सकता है, ख़ास तौर से जब लीगल फील्ड में देखा जाए तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक चैलेंज भी होता है। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में देखो एडवोकेट्स का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल होता है। तो यहाँ पे जैसे टाउट्स की अगर बात करें तो जैसे मान लो स्पेसिफिकली जो मेंशन्ड भी है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे टाउट्स की बात अगर किया जाए तो डिफाइंड भी है, पर्सन हु प्रोक्योर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर इन एनी लीगल बिजनेसेस रिसीविंग रेमुनरेशन फ्रॉम द लीगल प्रैक्टिशनर्स। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोक्योर्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर्स
मतलब प्रोक्योर करना द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर इन एनी लीगल बिजनेस रिसीविंग रेम्यूनरेशन फ्रॉम द लीगल। तो यहाँ पे क्या है कि टाउट मतलब इसको कैसे कर्व किया जाए। सो अ पर्सन हु आइदर प्रपोजेस टू प्रोक्योर और प्रोक्योर्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर इन लीगल बिजनेस इन रिटर्न फॉर एनी पेमेंट। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के जो भी लीगल प्रैक्टिशनिंग कर रहे हैं उसको थोड़ा सा उसमें ट्रांसपेरेंसी और सब कैसे मेंटेन रहे। सो गवर्नमेंट इंटेंड टू एलिवेट द स्टैंडर्ड, जो लीगल प्रोफेशनल उनके स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है उसको करना, क्योंकि कोई भी ऐसा ही लीगल प्रैक्टिशनर बन जाते हैं तो वो भी एक देखने वाली बात है। दूसरा इसमें कहा गया कंसर्न और ओवर ऑटोनॉमी। बार काउंसिल जो है भारत की, उसने कहा कि सीरियस उसे कंसर्न है कि जो बिल है लीगल प्रैक्टिशनर के इंडिपेंडेंस को कहीं ना कहीं थ्रेटन करेगा। और कहा गया कि ये जो जस्टिस को अफेक्ट करेगा अगर लीगल प्रैक्टिशनर्स के इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करेगा। प्रोटेस्ट भी कई जगह पे इसको लेके जो लॉयर्स हैं वो आप कह सकते हैं उनके द्वारा देखने को भी मिला है। अब जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसमें लॉयर्स ही हैं, तो यहाँ पे देखा मतलब अभी देखा जाए क्या हो सकता है। की प्रोविज़न में क्या है, बैन ऑन स्ट्राइक्स एंड बायकॉट। तो सेक्शन 35A जो है ये प्रोहिबिट करता है एडवोकेट और बार एसोसिएशन की, वो कोर्ट के वर्क को रोक नहीं सकते। ये बैन एसेंशियल भी है ना। दिस बैन वाज सीन एज पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट, मतलब अगर देखा जाए तो राइट जो लॉयर का राइट्स है उसके खिलाफ इसे कंसिडर किया गया है। गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, इसमें भी कहा गया कि गवर्नमेंट टू नॉमिनेट मेंबर्स टू द BCI, मतलब गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रहेंगे। तो इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट का भी लीगल प्रोफेशन में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस इससे बढ़ सकता है। फिर कॉर्पोरेट लॉयर्स को रिकॉग्नाइज करना, तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं विद इन इट्स डेफिनेशन ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर उसको इंक्लूड करना। एंड अ मूव दैट मैनी बिलीव्स वुड लेजिटिमेट देयर कंट्रीब्यूशन टू द लीगल लैंडस्केप। तो यहाँ पे क्या है कि फिर जैसे अगर आप उनको रिकॉग्नाइज प्रॉपर रहेगा तो उनका भी जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ये जो हमें ध्यान में रखना है, इतने में काफ़ी कुछ आप लिख सकते हो। तो ये है कि यहाँ पे किस तरीके से बैलेंस हम क्रिएट करें रिफॉर्म्स इन लीगल प्रोफेशंस और साथ में उनकी ऑटोनॉमी को भी मेंटेन करें। और अपोजिशन मेनली इसी से रिलेटेड है कि जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है जैसे टाउट्स की जो उसमें उसको कैसे कर्ब किया जाए, जिसमें कहा गया कि कई सारे जो मतलब वकील हैं तो उससे नाराज़ भी आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जीन थेरेपी जो है ये भी साइंस का टॉपिक है। जीन थेरेपी फॉर मैपल सिरप यूरिन डिजीज़। तो मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ क्या है, ये एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके माध्यम से शरीर के अंदर कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे जो शरीर में प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। जैसे एक माला है वो छोटे छोटे मोतियों से बनता है, इसी तरीके से प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स से मिलकर बनती है। तो इन्हीं को जो ब्रेक डाउन करने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर मान लो कि प्रोटीन है उसका प्रॉपर ऐसा से जो है ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो एकमुलेट होती चलेगी तो कई भयंकर बीमारी भी इससे हो सकती है। तो इसके लिए क्या है कि कहा गया कि कुछ जीन में बदलाव हो जाता है, म्यूटेशन जो है जीन के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कहा गया कि द म्यूटेशन इन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकोडिंग द सब यूनिट ऑफ ब्रांच चेन्ड अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। तो ये जो आपका है अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स करके है। तो ठीक है, तो इसमें मतलब जो ऐसी जीन है जो इसको मतलब हाईलाइट करती है उसमें कुछ बदलाव हो जाता है। तो जब बदलाव हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं जो ब्रेक डाउन करने की एबिलिटी अमीनोसाइट की वो रिड्यूस हो जाती है। तो अब जीन थेरेपी के माध्यम से, जीन थेरेपी मतलब क्योंकि इसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल उस जीन को या तो साइलेंट करना और दूसरी जो एक्टिव जीन फंक्शनल जीन है उसको इंट्रोड्यूस करना। तो जीन के माध्यम से, जीन थेरेपी के माध्यम से मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ को जो है उसका खात्मा आपका किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आप कह सकते हैं ऐसे कोई इंडिविजुअल हो तो प्रोटीन डाइट कम लेनी चाहिए। दूसरा ये भी है कि जो जो BCK-DH कॉम्प्लेक्स है ये जो एकदम कनेक्टेड अमीनो एसिड्स होती हैं जिन्हें ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स कहते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर नहीं है तो इसके लिए आप कह सकते हो अगर ऐसा है तो फिर वो टॉक्सिक मतलब जो अगर ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वो जो अमीनो एसिड्स है दे विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग जो है देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है कि खास तौर से जो जीन थेरेपी के माध्यम से इस चीज़ को कंसिडर वो किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रीम हीट में स्पीड अप एजिंग इन ओल्डर एडल्ट्स। अब इसमें एक टर्म है जो है वो DNA मिथाइलेशन। तो DNA मिथाइलेशन इस पर मेंशन है। इसमें ये कहा गया कि जो जैसे जैसे अगर आप मतलब आपकी एज मान लो 50 है तो बिकॉज ऑफ द हीट वो
आप और जल्दी से बूढ़े होते चले जाओ। तो डीएनए मिथाइलेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए मॉलिक्यूल। मिथाइल ग्रुप अगर डीएनए मॉलिक्यूल में ऐड किया जाता है तो डीएनए का भी स्ट्रक्चर है जिसमें का जैसे एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन और ऐसे कुछ कई एडिशंस आपके रहते हैं, तो उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाता है तो उसे डीएनए मिथाइलेशन कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई जैसे डीएनए के अंदर ही जीन्स प्रेजेंट होती हैं, डीएनए का सेगमेंट ही जीन्स जो है वो होती है, तो जीन का जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हैं तो उसमें इसका डीएनए मिथाइलेशन का भी एक महत्वपूर्ण रोल महत्वपूर्ण रोल होता है। और ये जो मिथाइल है इसको इनहेरिट मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और जो सेल्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, अलग अलग सेल्स होते हैं, उनको जैसे वो डिवाइड करते हैं अलग अलग ऐसा फॉर्म करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें प्रश्न आ सकता है डीएनए मिथाइलेशन क्या है या उसका रोल क्या है, उससे रिलेटेड 2-3 स्टेटमेंट्स जो है वो आपके मेंशन किए जा सकते हैं। तो इसमें जो भी है उस चीज़ को स्टडी किया भी जाता है। तो यहाँ पे जो भी जैसे मान लो कि जो चेंजेस हैं जीन फंक्शंस में उसको स्टडी करना और बिना डीएनए के सीक्वेंस को बदले हुए, और ये चीज़ भी हाईलाइट किया गया। तो एनवायरनमेंट फैक्टर्स, लाइफस्टाइल चॉइसेस, ये इम्पैक्ट आपका कर सकता है डीएनए मिथाइलेशन को। नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ PM 2.5 इन नॉर्दर्न इंडिया। PM 2.5 क्या, पार्टिकुलेट मैटर। जैसे एयर के अंदर कई प्रकार के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो पार्टिकुलेट मैटर भी क्या है, एक प्रकार के मतलब उनकी जो साइज़ है 2.5 mm, मतलब साइज़ के बेसिस में ये डिवीज़न होता है PM10 PM 2.5। तो यहाँ पे कहा गया कि ये इंडो गैंगेटिक प्लेन की बात करें तो वहाँ पे जो लेवल है PM 2.5 का वो एक तरीके से आपका बढ़ रहा है। और ख़ास तौर से जैसे दिल्ली की बात करें, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं अराउंड कानपुर और यहाँ पे भी बढ़ रहे हैं। तो जैसे इन PM 2.5 दिल्ली में देखा जाए, जो मेनली है वो अमोनियम क्लोराइड और ऑर्गेनिक एरोसोल्स हैं, जो कि जैसे अमोनियम क्लोराइड और ऑर्गेनिक जो एरोसोल्स मतलब ऐसे ही छोटे पार्टिकल्स जो कि व्हीकल्स एमिशन, जो गाड़ियाँ चलती हैं ना उसके एमिशंस से है, और फॉसिल फ्यूल के यूज़ से है। तो ड्यू टू व्हीकुलर एमिशन एंड फॉसिल फ्यूल। दिल्ली के बाहर की अगर बात करें तो यहाँ पे अमोनियम सल्फेट और बायोमास बर्निंग इंपॉर्टेंट वो है। तो दिल्ली के अंदर व्हीकल बड़ा फैक्टर है जो इसका सोर्स माना गया। दिल्ली के बाहर अमोनियम सल्फेट और बायोमास की जो बर्निंग है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाईएस्ट जो कंसंट्रेशन हाइड्रोकार्बन जैसे ऑर्गेनिक एरोसोल्स हैं वो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ उनके रोड साइड में देखने को मिला है। दूसरा, जैसे ये भी कहा गया कि जैसे काऊ डंग की जो बर्निंग होती है वो भी, उससे भी एरोसोल जो ये पार्टिकल्स का अमाउंट वो बढ़ सकता है। PM 2.5 की बात करें तो ये कई हाईएस्ट मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबली देखा जाता है भारत के अंदर। इवन चाइना, यूरोप से भी काफ़ी अधिक है, और हमें कई प्रकार की पॉलिसी लेकर आना पड़ेगा जिससे ये पार्टिकल्स का जो सोर्स है उसको रिड्यूस जो है वो आपका किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, सिम्बायोसिस की बात करें तो सिम्बायोसिस में जहाँ 2 स्पीसीज़ एक साथ रहती हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करती हैं। तो एनीमो फिश जो है उसका सी एनियम के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहता है। जैसे ये आप देख सकते हो, इन दोनों का एक बड़ा अच्छा रिलेशन है, मतलब एक दूसरे को एक तरीके से सपोर्ट करना, और वो म्यूचुअली जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। तो एनीमोन फिश करके है, ये सी एनीमोन के साथ है। और जैसे विथ सी एनिमोन उसको क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है प्रेडेटर्स जो, मतलब जैसे ये जो फिश है आपको ऑरेंज में दिख रही है और ये जो आपको दिख रहा है ना आपको ये ऐसे उठे हुए घास की तरह, तो ये उनको शेल्टर सी एनिमो फिश को प्रोवाइड करता है। सो दे एक्टिवली प्रोटेक्ट देयर होस्ट एनिमोन्स, जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स उससे बचाते हैं। और रिसेंट जो ये स्टडी उसमें कहा गया कि जो एनिमोन फिश है वो it exhibit food provisioning behavior in the wild enhancing that symbiotic relationship। तो जो एनिमो फिश है वो सेलेक्टिवली जो एनिमल फूड है जैसे क्रिल है, क्लाम, स्क्विड एंड फिश है, तो उसको सेलेक्टिवली कंज्यूम करती है, और स्मॉल ग्रीन माइक्रो एल्गी। तो इससे क्या है कि जो आपका दूसरा जो ये आपका सी एनिमोन है उनके लिए भी ये एक नेचुरल हैबिटेट उनके लिए क्लीन सा होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को आप कह सकते हैं कि हेल्पफुल रहती हैं। तो दे प्रोवाइड लार्जर स्पीसीज ऑफ एनिमल फूड टू देयर होस्ट एनिमोन्स एंड ठीक है, तो एनिमोन की ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सो जो ग्रोथ है अगर एनिमोन का होता है उससे क्या है कि इट ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ एग्स लेड डाउन बाय। तो अगर एनिमोन्स बढ़ रहे हैं, उसकी साइज़ बढ़ रही है, तो जो एनिमोन फिश है वो और ज़्यादा जो अंडे है वो भी आपका देती है। तो ये एनिमोन फिश जो है इट कैन नॉट लीव देयर सी एनिमोन्स। तो यहाँ पे क्या है कि मेकिंग द फीडिंग ऑफ देयर होस्ट क्रूशियल फॉर देयर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। तो आप देखो कि एनिमोन फिश जो ये सी एनिमोन है उस पर काफ़ी निर्भर करती है।
चाहे वो अपने रिप्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में देखा जाए, हैबिटेट के कंटेक्स्ट में देखा जाए, या जो प्रीडेटर है उससे बचने के कंटेक्स्ट में देखा जाए। तो ये थोड़े से पॉइंट्स ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं सेलेनियम। ये कहा गया कि अभी बहुत हाई लेवल सेलेनियम जो का जो लेवल है वो वीट्स में काफ़ी देखने को मिला, एंड दैट सेलेनियम लेवल जो है हायर है बीन डिटेक्टेड इन वीट डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पीडीएस आउटलेट्स हैं उसमें जो वीट है उसमें सेलेनियम काफ़ी अधिक है, और हेल्थ ने मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको देखा भी है। और ये जो हाई सेलेनियम लेवल है इससे हेयर लॉस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल आपका होता है। तो अब जैसे मान लो इसमें आप बात कर सकते हो पीडीएस से रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाए तो उसमें भी आप कह सकते हो कि सेलेनियम उस पर आपका प्रेजेंट है, और हेल्थ रिस्क का इसका बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हेल्थ रिस्क है कि सेलेनियम हेल्थ के लिए पॉजिटिव नहीं कंसिडर होता है। इस साल की अगर आप तैयारी करो तो प्रीलिम्स से रिलेटेड ये है, और क्रैश कोर्स का बैच 2 ऑलरेडी आपका चल रहा है, और आपको अभी 20% ऑफ है तो आप देख लेना। उसमें 34 के 100 के आसपास आपका पूरा जो स्टैटिक और 2 साल करंट अफेयर इंक्लूडेड है। बाकी स्पेसिफिक कोर्स देख लो, एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी आपका है तो सब आप कर सकते हैं। ये आपका कोर्स है जो कि बैच 2 है, इस पर सब कुछ कवर्ड है, आप इसको रीड कर सकते हैं। 2 साल के करंट अफेयर के लिए अलग से PT 730 का हिस्सा बन सकते हैं। यूपीएससी APFC का कोर्स भी है, उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। 5 मार्च से वीडियोज़ मिलेंगे आपको, और ये सारे कोर्सेज है साइंस टेक, और ये सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें, कोर्स ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये भी आपका 35+15 लेक्चर्स हैं, तो ये भी है, तो इसको भी चाहें तो आप कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, और ये PDF आप सेशन का ले सकते हैं, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं saurabhpandeyupsc.com वेबसाइट पे जाके कोर्सेज कर सकते हैं ज्वाइन। कंटेंट भी काफ़ी कुछ है, और लॉगिन बटन आप जो है उसके माध्यम से लैपटॉप से भी क्लासेस कर सकते हैं। निबंध आप जरूर से लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।